हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। लगातार जो है इस तरह के हमला बीजेपी जो है करने का काम कर रही है। वक्फ एक्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान छीना जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इस बिल का हम विरोध करते हैं। आज के शो में हम सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल की। 2 अप्रैल को लोकसभा में टेबल होने वाले इस बिल के पहले सरकार की क्या तैयारियां हैं और विपक्ष की भी, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद रुख करेंगे बांग्लादेश का। वहां की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ऐसा बयान दिया कि भारत के नेता खफा हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बांग्लादेश की मंशा क्या है, इसका चीन एंगल क्या है, ये समझेंगे। और इसके बाद कोर्ट का रुख, जहां दिल्ली दंगों के 5 साल बाद प्रदेश के मौजूदा कानून मंत्री कपिल मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होने का आदेश। इसके अलावा प्रयागराज, जहां गलती से बुलडोजर चलने के मामले में प्रशासन अब पीड़ितों को 10 लाख का मुआवजा देगा। और सुप्रीम कोर्ट, जहां के कमरे में हुई एक तीखी बहस की कहानी, जब वकीलों ने जस्टिस बेला त्रिवेदी के आदेश का ऐसा विरोध किया कि उन्हें अवमानना की बात वापस लेनी पड़ी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सबसे पहले बात वक्फ संशोधन बिल की। साल 2024 के मॉनसून सत्र में, ये संसद का सत्र है, केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया था, जिसमें 1995 में बने वक्फ कानून में बदलाव सुझाए गए थे। बिल टेबल हुआ तो विपक्षी सांसदों ने विरोध शुरू किया। विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजने की सिफारिश की। बिल वहां गया, कई राउंड की मीटिंग हुई, कई बार विपक्षी सांसदों ने असहमति जताई, वॉकआउट किया। इस जेपीसी के अध्यक्ष थे भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल। विपक्षी सांसदों की इनके साथ बहस भी हुई। हम लल्लन टॉप शो में अक्सर इस जेपीसी मीटिंग के अपडेट्स के बारे में आपको बताते रहते थे। बहरहाल, तमाम बहसों के बाद बिल का एक और मसौदा, एक और ड्राफ्ट तैयार हुआ। खबर है कि 2 अप्रैल को ये बिल अब नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा में नए सिरे से प्रस्तुत करेगी। और उसके पहले बयानों का बाजार गर्म है और राजनीतिक खेमेबंदी भी जारी है। सबसे पहले बिल का विरोध करने वाले दलों की बात। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर और असम के जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि जब बिल टेबल किया जाएगा तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इस बिल का हम विरोध करते हैं। उधर तमिलनाडु की तूतीकोरिन सीट से डीएमके सांसद कनिमोई ने कहा, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहले ही इस बिल के विरोध में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं, यानी उनका रुख साफ है, वो बिल के खिलाफ है। This bill is specifically targeting a particular community, a particular religious group, and it violates Article 14 of the Constitution, which says equality before law. It's a secular country. It is made of people who have different kinds of belief, different languages, different ethnicity, and different religions. युवा दलित नेता, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी बिल के विरोध का बयान दिया। गवर्नमेंट अगर तैयार है तो हम लोग भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पर खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। उस धार्मिक आज़ादी पर, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक हम में शक्ति रहेगी, जितनी शक्ति रहेगी उस तरह से हम जो है, चाहे हमें अंदर आंदोलन करना पड़े या बाहर सड़कों पर, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि आज मुसलमान इसकी जद में हैं, कल नंबर दूसरे अल्पसंख्यकों का आएगा।
लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा जमीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हर किस इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। लगातार जो है इस तरह के हमला बीजेपी जो है करने का काम करेगी। लगातार जो है देश को तोड़ने का काम, भाई को भाई से लड़ाने का काम में ही लगे हुए हैं। बीजू जनता दल, इसके राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने भी बिल पर चिंता जाहिर की और कहा, जेपीसी बैठक में विपक्ष ने जो असहमति जताई थी, क्या उसे नए ड्राफ्ट में जगह दी गई है? You see, on the Waqf Amendment Bill, the Biju Janata Dal had serious concerns about the way it was being brought in and especially the elements of the bill. As regards the specifics of the bill copy has not yet been circulated, at least I haven't seen it. So after we see the bill copy, after we understand whether the reservations that the opposition had in the JPC have been taken care of in the bill copy, only then can one make a statement. But as far as the overall theme is concerned of the Waqf Amendment, the Biju Janata Dal has had serious concerns about it. अब बात बिल के समर्थकों की, जो कह रहे हैं कि ये कानून मुस्लिम समाज के हित में है। सबसे पहले सुनते हैं देश के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को, जिन्होंने बिल को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की तैयारियों का जिक्र किया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। एक और केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रमुख रामदास आठवले ने भी इस तरह के दावे किए। सरकार को प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार पर बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मोदी जी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करना चाहते। बिल के समर्थन में बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन भी सामने आए और कहा, कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है। मुसलमानों को भड़काने में कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगी हुई हैं। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में उनके लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह गाइडेड हैं और वही गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, सीएए पर मुसलमानों को भड़काया था, शाहीन बाग कराया था, वही लोग हैं वो वक्फ एक्ट पर गुमराह कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान छीना जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। ये तो बीजेपी की बात हो गई। उनके सहयोगी दलों का रुख क्या है? दो बड़े सहयोगी दल हैं, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जिनके रुख पर सबकी नजर है। खबर आई कि तेलुगु देशम पार्टी ने बिल के समर्थन का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा कि हम पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, उनके समर्थन की बात के साथ थोड़ा ट्विस्ट है। उन्होंने कहा कि हम एक बार विधेयक का मसौदा भी पढ़ेंगे। इंडिया टुडे में छपी शशि भूषण की रिपोर्ट बताती है कि जेडीयू ने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले, विधेयक की कॉपी पढ़ने के बाद ही रुख करेंगे। ध्यान रहे, जेडीयू बिहार में रूलिंग अलायंस का हिस्सा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जेडीयू के कर्ता धर्ता हैं और बिहार में इस बरस के आखिरी में चुनाव है और नीतीश के जो चुनावी समीकरण होते हैं उसमें मुस्लिम मतदाताओं का भी रोल रहता है। बहरहाल आगे की तैयारियां क्या? बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए विप जारी कर दी है। विप एक किस्म का आधिकारिक निर्देश होता है। ये एक पद भी होता है संसदीय दल में जो ये कहता है कि आपको अमुक तारीख को मौजूद रहना ही है
विप का उल्लंघन करने पर सदस्यता जा सकती है। ये इतना सख्त होता है। जो घोड़े को चाबुक मारी जाती है उसके लिए अंग्रेजी में विप शब्द इस्तेमाल होता है। बहरहाल पार्टी ने कहा कि लोकसभा के सांसद 2 अप्रैल को, राज्यसभा के सांसद 3 अप्रैल को सदन में जरूर मौजूद रहें। इन सबसे इतर बीजेपी की तरफ से कौन बोलेगा, विपक्ष की तरफ से कौन बोलेगा, इस तरह के अपडेट देर शाम तक आते रहे, जिनके बारे में न्यूज रूम से जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी मुरारी। कल संसद में 12 बजे से चर्चा चालू होगी वक्फ संशोधन बिल पर। बीजेपी की तरफ से कौन शुरुआत करेगा? जगदम्बिका पाल, जो उस जेपीसी के अध्यक्ष थे जिसके लिए इस बिल को रिव्यू के लिए भेजा गया था। इसके अलावा लोकसभा में अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, अभिजीत गंगोपाध्याय, कमलजीत सहरावत, तेजस्वी सूर्या और रविशंकर प्रसाद बीजेपी के लिए बोलेंगे। और जब अगले दिन जब चर्चा चालू होगी राज्यसभा में, तब बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, राधा मोहन दास अग्रवाल, ब्रिजलाल, मेधा कुलकर्णी और भागवत कराड़ सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। इसमें अभी जरूरी जानकारी क्या आई है कि विपक्ष की तरफ से भी नाम फाइनलाइज नहीं हुए, बट एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट और सीपीएम, आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेता शामिल हुए। नामों की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संजय सिंह, कल्याण बनर्जी, इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन बिटास इस बैठक में शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चर्चा में शामिल होगा, वॉकआउट नहीं करेगा और पुरजोर तरीके से इस विधेयक का विरोध करेगा। 2-3 जानकारियां और महत्वपूर्ण आई हैं इस मामले में। पहली तो ये कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जो हम पार्टी के संरक्षक भी हैं, उन्होंने एक साफ साफ बोला है कि वो उनकी पार्टी इस विधेयक के समर्थन में है और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये विधेयक कई सारे राजनीतिक दलों का सपनों को चकनाचूर कर देगा। और 2 बड़ी जो अपडेट हम जिनकी बात कर रहे थे, टीडीपी और जेडीयू जो एनडीए में बीजेपी की सहयोगी हैं, उन्होंने 3 लाइन व्हिप जारी किया अपने सांसदों को। 3 लाइन व्हिप, जैसा कि हमने शो में बताया कि अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो उससे सांसदों की सदस्यता भी जा सकती है। साफ साफ जेडीयू ने ये नहीं लिखा है कि वो इस विधेयक के समर्थन में है या नहीं, लेकिन राजनीतिक जानकार इस बात का मतलब यही निकाल रहे हैं, इस व्हिप का मतलब यही निकाल रहे हैं कि पार्टी उसमें इस विधेयक को अपना समर्थन देगी। जैसा कि हमने बताया था कि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि जो जेडीयू और टीडीपी ने जो भी अपने सुझाव दिए थे इस संशोधन को लेकर, उनको स्वीकार कर लिया सरकार ने। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस विधेयक के जो अपडेटेड कॉपी है उसमें इन संशोधनों को जोड़ लिया गया। ये तो कल की बात है जब वक्फ बिल आएगा, लेकिन सदन तो आज भी चल रहा था। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा इन दिनों चल रहा है और ये उसका आखिरी सप्ताह है। आज की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विवादों की भेंट चढ़ गई। 2 अप्रैल को बिल पर चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष ने 12 घंटे चर्चा की मांग की। सरकार ने 8 घंटे का वक्त दिया और इससे नाराज विपक्षी दलों ने 1 अप्रैल को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से वॉकआउट किया। ये कमेटी किसी भी बिल पर चर्चा का वक्त तय करती है, इस बारे में अपनी सिफारिश भी देती है। कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं और एक पॉइंट, एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई समाप्त होते ही विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के पक्ष में तख्तियां लेकर सांसद वेल में आ गए। ये स्पीकर के सामने की खाली जगह होती है, आपने देखा होगा। अर्धचंद्राकार स्थिति में सांसद बैठे होते, तो जो बीच में जगह बनती है उसको वेल कहते हैं, कुआं, उसका ये अंग्रेजी अर्थ है। वेल में नारेबाजी करने लगे आकर। स्पीकर ओम बिरला ने समझाया तो नहीं माने। इन सब के बीच स्पीकर ने सपा सांसद अखिलेश यादव से कहा कि सांसदों को अपने वेल से वापस बुलाइए, लेकिन नारेबाजी नहीं थमी और तब सदन की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अगर आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं आप तख्ती या तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। बैठिए, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को शून्यकाल की लिस्ट पूरी होने के बाद बोलने का मौका दूंगा। फिर बोल रहा हूं, एक बार मौका आपको, नारेबाजी का मौका नहीं, नारेबाजी का मौका नहीं दूंगा। आप
आप जाकर बेटे छोटे लाल जी, अगर प्ले कार्ड लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा और नारेबाजी करेंगे तो भी सदन नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। पर रामजीलाल सुमन का पक्ष क्यों ले रहे हैं सपा सांसद? हम जानते हैं राणा सांगा पर टिप्पणी से नाराज करणी सेना के सदस्यों ने रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर हमला किया था। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ दलित नेता हैं, कई बार के लोकसभा सांसद और इन दिनों राज्यसभा में हैं। उनके घर पर हुए हमले के खिलाफ ही सपा के सांसद सदन के बाहर और अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव की अगुवाई में सांसद हाथ में पोस्टर लेकर संसद परिसर में भी प्रदर्शन करते नजर आए। और इन पोस्टरों पर क्या लिखा था? सुमन की बात। लोगों ने समझ लिया ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात की पैरोडी है। ये आजादी कौन दे रहा है? किस कानून में, किस नियम में, किस संविधान में आप किसी सांसद के घर जाएं और वही बुलडोजर से, और उस समय जब मुख्यमंत्री खुद ही उस जिले में हो, कई थानों से होकर के बुलडोजर जाए और घर पर अटैक कर दे। मान लीजिए घर परिवार के लोग अगर कहीं थोड़ा विरोध कर देते तो क्या परिस्थितियां बनती? और केवल उन्हीं का नहीं, अभी राम विहार निषाद उनके साथ व्यवहार हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है किसी के कार्यक्रम में हम न आए, किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल न हो पाए। लोकसभा के बाद अब उच्च सदन यानी राज्यसभा की बारी। यहां भी रामजीलाल सुमन की सुरक्षा का मुद्दा उठा। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाए। कल ही अलीगढ़ से एक व्यक्ति ने ये कहा, सारा सोशल मीडिया पे है, अखबारों में है, कि अगर रामजीलाल सुमन की कोई हत्या कर दे तो 25 लाख रुपया मैं उसे दूंगा। प्रोफेसर रामगोपाल जी, 25 लाख दूंगा और अगर मुझे मिल जाए तो मैं ही उड़ा दूंगा। ये रोजाना हो रही हैं और इसलिए मैंने कहा कि इनकी सुरक्षा के संबंध में बात करना चाहता था मैं। किसी एमपी की जान को खतरा हो तो आप उसको सीरियस लेंगे नहीं। इधर से आपने सैकड़ों लोगों से रामजीलाल सुमन को गाली दिलवा दी और यहाँ हमें मौका एक्सप्लेनेशन का मौका तक नहीं दिया। रामजीलाल सुमन को अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। ऐसे देखिए, लीडर ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जब चाहे तब बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, किसी को एतराज नहीं, लेकिन अन्य लोगों ने भी जो चाहा तो कहा। रामगोपाल यादव अपनी बात रख रहे थे और सभापति जगदीप धनखड़ बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बात नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को रास नहीं आई। उन्होंने पहले विरोध जताया, फिर कुछ देर बाद कहा, केंद्र सरकार जाति जनगणना पर मौन क्यों है? सदस्य नोटिस दिए और आपने परमिशन दिया, परमिशन और मोस्ट सीनियर, वो कभी भी ऐसा बीच में उठ के रूल्स के यानी रूल्स के विरुद्ध कभी बोलते नहीं। ऐसे व्यक्ति जब एक सदस्य के सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहते हैं और उसके वो जो उसके इतना उसकी जिंदगी तबाह की है उसके बारे में आपके नोटिस और सदन के नोटिस को लाना चाहते हैं, इनको क्यों दुख हो रहा है? उनको बोलने दो। भारत में जनगणना कब होगी साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। इस साल बजट में केवल 575 करोड़ रुपए का आवंटन है। इससे लगता है कि सरकार जनगणना कराने से बचना चाहती है और जनगणना में देरी को दूरगामी परिणाम होते हैं। तमाम बुनियादी आंकड़ों की गैर मौजूदगी में ये तुगलकी नीति बनती जाती है। यदि आपकी संसद में हो रही बहसों में दिलचस्पी है और एक नागरिक के तौर पर होनी भी चाहिए, तो लल्लन टॉप जब जब देश में संसद बैठती है तब तब अपना शो शुरू करता है जिसका नाम होता है संसद में आज। उसको आप जरूर देखें। आज का शो भी इसी सब के बारे में है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। बात एक विवाद की जिसका जन्म हुआ बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बहुत दिनों से अंतरिम सरकार चल रही है। उसके मुख्य सलाहकार यानी कर्ता धर्ता है मोहम्मद यूनुस 26 से 29 मार्च तक चीन के दौरे पर गए। दावा किया कि इसका उद्देश्य और चीन और बांग्लादेश के बीच आर्थिक साझेदारी बेहतर करना है। लेकिन यूनुस का एक बयान आया जिसने संकेत दिए कि आर्थिक संबंधों के बहाने बांग्लादेश और चीन भारत के खिलाफ रणनीति पर काम कर रहे हैं। दरअसल 29 मार्च को यूनुस चीन के दौरे से ढाका वापस लौटे। तब उनका एक वीडियो वायरल हुआ। वो चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार की वकालत करते दिखे और इसके लिए उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड यानी जमीन से घिरा बताया और कहा
इस इलाके में समुद्र का गार्जियन बांग्लादेश है। यूनुस का बयान क्या है? भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है वो लैंडलॉक्ड हैं, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। इस इलाके में बांग्लादेश समुद्र का एकमात्र गार्जियन है, यानी उसका वो करता धरता है या उसका अभिभावक है। इससे निवेश का बड़ा अवसर मिलता है। सेवन सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 राज्य, रिवाइज कर लीजिए इनके नाम: असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। कई साथी कंफ्यूजन में सिक्किम को भी सेवन सिस्टर्स में जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। बहरहाल, अब यूनुस के इस वीडियो को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया। आशय साफ, यूनुस निवेश के वास्ते चीन को बांग्लादेश का न्योता दे रहे हैं और उसके साथ साथ भारत को एक जियोपॉलिटिकल धमकी भी कि चीन यहां पर आकर अपना वर्चस्व कायम कर सकता है और फिर पूरी दुनिया में उनका निर्यात भी। यूनुस ये भी कह रहे हैं कि चीन और बांग्लादेश के संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे, दोनों देशों को फायदा हुआ। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ, ये न्यूज़ एजेंसी है वहाँ की, उसको एक इंटरव्यू भी दिया यूनुस ने और कहा कि वक्त आ गया है चीन और बांग्लादेश के संबंध अगले दौर में पहुंचे। यूनुस का वीडियो सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ये दिलचस्प है कि यूनुस इस आधार पर चीनियों से सार्वजनिक अपील कर रहे हैं कि भारत के 7 राज्य लैंडलॉक्ड हैं। चीन के बांग्लादेश में निवेश का स्वागत, लेकिन 7 भारतीय राज्यों के लैंडलॉक्ड होने का इससे क्या मतलब है? दरअसल भारत में यूनुस के बयान को एक खास संदर्भ के साथ देखा जा रहा है। हम जानते हैं पूर्वोत्तर के राज्य भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक रूप से भी है, पर रणनीतिक रूप से ज्यादा। ये भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का भी अभिन्न हिस्सा है, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन में आने के बाद एक्सिलरेट किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर में अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको एक चिकन नेक कॉरिडोर दिखेगा, यानी एक पतला रास्ता बाकी नक्शे के अपेक्षाकृत, और इसके जरिए भारत का जो मेन लैंड है सो कॉल्ड वो इन राज्यों तक पहुंचता है। आर्थिक और रणनीतिक रूप से ये मुश्किल रहा है इस रास्ते के संकरेपन की वजह से। और वहीं पर बांग्लादेश, अगर आप नक्शा गौर से देख रहे हैं, पिछले 1.5 दशक से बांग्लादेश और भारत मिलकर जो सीमा के विवाद थे उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। शेख हसीना सरकार के दौर में काफ़ी काम भी हुआ था। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दोस्ताना हुए थे, जैसे पड़ोसियों के होने चाहिए, बशर्ते कि वो शांतिप्रद हों। लेकिन बांग्लादेश की सत्ता में अब हस्तांतरण हो गया है, कट्टरपंथी वहां हावी है और उसके बाद से ही ये बदला रुख नजर आ रहा है। अब यहाँ ठहर कर चिकन नेक को और समझते हैं और कूटनीतिक दृष्टि से क्यों भारत को इस बयान पर, इस डेवलपमेंट पर नजर रखनी चाहिए। ये स्क्रीन देखिए, भारत का ये हिस्सा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का इलाका, इस जमीन के टुकड़े की चौड़ाई है 20 से 22 किलोमीटर। जमीन के एक तरफ पड़ता है नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश, थोड़ी दूर पर भूटान की भी सीमा लगती है। शेष भारत से पूर्वोत्तर के राज्यों में दाखिल होना है तो इसी चिकन नेक गलियारा नुमा रास्ते से जाना पड़ेगा। मुर्गे की गर्दन जैसा दिखता है और मुर्गे का अगर आप शरीर देखें तो सबसे पतली गर्दन ही होती है, इसलिए आमतौर पर इसके लिए चिकन नेक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। भारत के लिए बरसों से सामरिक दृष्टि से चिंता का विषय रहा है, क्योंकि पड़ोसी देश चीन की सीमा भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। जानकार ये भी कहते हैं कि चीन अगर भूटान और नेपाल पर अपने प्रभाव का विस्तार करेगा, जो कि वो कर भी रहा है, और चिकन नेक पर उसकी नज़र रहेगी, तो पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ हमारे ज़मीनी संपर्क को संकट हो सकता है किसी भी किस्म के बड़े विवाद की स्थिति में। अब यूनुस के बयान पर वापस आते हैं। चिंताएं इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्होंने अपने बयान में नेपाल, भूटान का भी जिक्र किया और बोले कि उनके पास अनलिमिटेड हाइड्रो पावर है, ये चीन और बांग्लादेश के काम आ सकता है। यूनुस ने कहा, और अर्थ ये निकाला गया कि वो चिकन नेक के इर्द गिर्द के दूसरे देशों को भी इस पॉलिटिकल मूव में शामिल कर रहे हैं। उनके इस बयान पर पूर्वोत्तर के राज्यों के नेता हमलावर हुए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पोस्ट में कहा, निंदनीय है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को घेरा हुआ और बांग्लादेश को रक्षक बताना आक्रामक और निंदनीय है। भारत के लिए चिकन नेक कॉरिडोर की संवेदनशीलता को दरकिनार किया गया। भारत के अंदर भी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, वो चिकन नेक को काट कर उत्तर पूर्व को भारत से अलग हटाना चाहते हैं। शर्मा ने एक बयान और भी दिया, कहा चिकन नेक कॉरिडोर के नीचे और आसपास मजबूत रेल और सड़क नेटवर्क डेवलप करने की जरूरत है। Today, our railway minister has announced that over the chicken neck, there will be 4 railway tracks to increase railway connectivity to Assam. And I am sure at appropriate time, he will also announce minimum 2 railway line under the chicken necks. That is also, I am sure that is also in his mind.
and obviously that is going to come, and we are a new India under the leadership of Prime Minister Modi, and we are capable of delivering that. असम की जोरहाट लोकसभा सीट से सांसद गौरव गोगोई ने भी कहीं एक्स पर लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की विदेश नीति इतनी कमज़ोर हो गई कि जिस देश की आज़ादी का भारत ने समर्थन किया आज वही रणनीतिक रूप से हमारे विरोध में जाता दिख रहा है। यूनुस का बयान चिंताजनक और अस्वीकार्य है। त्रिपुरा की पार्टी टिपरा मोथा ये एनडीए में है, यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। इसके मुखिया प्रद्योत माणिक्य ने भी रिएक्शन दिया और लिखा, अब समय आ गया कि भारत समुद्र तक रास्ता बनाए, चटगांव तक पहुंचे। मोहम्मद यूनुस को ये नहीं भूलना चाहिए कि त्रिपुरा बस कुछ ही दूरी पर मौजूद है। माणिक्य ने यह भी कहा कि चिकन नेक के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जगह भारत शायद बांग्लादेश के और टुकड़े कर सकता है और अपना रास्ता बना सकता है। मोहम्मद यूनुस की इस बयानबाजी के पीछे की कहानी अगर जानना चाहते हैं तो हमारा दुनिया भर की खबरों का जो शो है दुनियादारी, वो आप ज़रूर देखिएगा। आपने गौर किया होगा ललन टॉप के कुछ रोज़ाना के शो हैं, जैसे सुबह सवेरे हम इतिहास में झांकने का मौका देते हैं तारीख शो के ज़रिए, दोपहर में आप सेहतमंद रहें तो आपके लिए सेहत शो आता है, शाम के वक्त 4-5 शोज़ हैं जो आपको देश भर की खबरें देते हैं अलग अलग सेगमेंट की। सोशल लिस्ट में आपको दिन भर सोशल मीडिया पे क्या चला ये पता चलता है। ये जो आप ललन टॉप शो देख रहे हैं इसमें आपको खबरें पता चलती हैं। दुनियादारी में दुनिया की खबरें, भारत से बाहर की खबरें पता चलती हैं। आर्थिक मामलों की अगर जानकारी चाहिए तो हमारा डेली न्यूज़ शो है खर्चा पानी के नाम से, आप वो भी देख सकते हैं। ललन टॉप पे आप ये टाइप करेंगे या अपने YouTube के सर्च बार में, Facebook के सर्च बार में आप ये शब्द लिखेंगे खर्चा पानी या दुनियादारी ललन टॉप शो, तो आपको उस दिन के शो का लिंक ऊपर मिल जाएगा। अब अदालतों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने आज दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में करावल नगर से भाजपा विधायक और दिल्ली के मौजूदा कानून मंत्री कपिल मिश्र के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। लाइव लॉ नाम की वेबसाइट के मुताबिक बेंच ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के केस में उनके खिलाफ और जांच की जरूरत है। दरअसल मोहम्मद इलियास नाम के शख्स ने अदालत में याचिका दायर की। इसमें कपिल मिश्रा के साथ भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, जगदीश प्रसाद, ये भी भाजपा नेता हैं, सतपाल और दयालपुर पुलिस स्टेशन और संसद पुलिस स्टेशन में पोस्टेड 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इलियास का दावा 23 फरवरी 2020 को उसने देखा कि कपिल मिश्रा और अपने समर्थकों के साथ सड़क जाम कर रहे हैं, रेहड़ी वालों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले बगल में खड़े थे, विरोध करने वालों को वहां से भगा रहे थे। याचिका पर दिल्ली पुलिस ने कहा यह कपिल मिश्रा को दंगों में फंसाने की सुनियोजित प्लानिंग है। सुनवाई में अदालत ने कहा अभियोग पक्ष द्वारा पेश की गई चीजें खुलासा करती हैं कपिल मिश्रा उस समय इलाके में मौजूद थे। कोर्ट ने यह भी कहा सारे तथ्य एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और उसके बाद आज FIR दर्ज करने का आदेश आया। ये तो राउज एवेन्यू कोर्ट की बात हुई। अब सुप्रीम कोर्ट चढ़ते हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत। यहाँ माफिया अतीक अहमद की प्रॉपर्टी बताकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस जगह को गिराया वो आम लोगों की थी। कुछ एक जगह प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। आज ये मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रक्रिया असंवैधानिक थी। घर ध्वस्त करने की प्राधिकरण की मनमानी पनाह लेने के नागरिक अधिकार का संवेदनशील तरीके से हनन है। कोर्ट ने कहा यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि सभी पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए हर जाने का भुगतान करें। ये मामला माफिया अतीक अहमद से जुड़ा है। मार्च 2021 में अतीक अहमद पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने प्रयागराज में 5 संपत्तियां चिन्हित की। प्रशासन के लिए इन संपत्तियों का मालिक था अतीक अहमद, जबकि कागजों पर एक वकील जुल्फिकार हैदर, एक प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवा महिलाएं और एक अन्य व्यक्ति इसके मालिक थे। इन संपत्तियों पर एक रात पहले नोटिस चस्पा हुआ और अगले दिन घर मलबे में तब्दील कर दिए गए। जमींदोज होने के बाद ये तमाम लोग प्रशासन के खिलाफ याचिका लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। 5 मार्च को मामले की सुनवाई हुई। बेंच जस्टिस अभय S ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा अतीक अहमद नाम का गैंगस्टर था। सरकार ने हमारी यानी याचिकाकर्ताओं की ज़मीन को उसकी ज़मीन समझा। उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए देश के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी, उन्होंने कहा याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित वक्त मिला था, लेकिन तब जस्टिस ओक उनकी इस टिप्पणी से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया, कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा क्या? ये एक ऐसा मामला है जिसमें अत्याचार शामिल है। बेंच ने यह भी कहा कि इस तरह की तोड़फोड़ चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है, इसमें सुधार की जरूरत है।
इस केस की एक और सुनवाई 24 मार्च को हुई थी। इस दिन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि वो अपना घर फिर से बना सकते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर अदालत में उनकी अपील खारिज हो जाती है तो उनको अपना घर फिर से गिराना होगा। लेकिन अब ये फैसला आया और उसके पहले सुनवाई में क्या हुआ, याचिकाकर्ताओं ने कहा उनके पास पैसे नहीं है। इस पर यूपी सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने विरोध किया और कहा याचिका डालने वालों के पास रहने के लिए वैकल्पिक इंतजाम मौजूद हैं। अदालत ने यह तर्क खारिज किया और 10 लाख प्रति व्यक्ति भुगतान का आदेश दिया। इसके साथ ही जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुई घटना का भी जिक्र किया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, दूसरी तरफ 8 साल की एक बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हैरान किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का एक और अपडेट, एक तीखी बहस हुई कोर्ट रूम में। क्या अभी आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पास किया और अदालत में खड़े वकीलों ने उसका विरोध शुरू कर दिया हो और प्रोटेस्ट इतना तीखा कि जज को आदेश वापस लेना पड़ा हो। 1 अप्रैल के दिन देश के सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा हुआ। अदालत थी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की। और इस दिन क्या हुआ जानने के लिए पहले 28 मार्च का रुख करते हैं। इस दिन दोनों जजों की बेंच के सामने एक याचिका आई। इसका मजमून सामने नहीं आया, इतना जरूर पता चला कि इस याचिका में लिखी कुछ बातों को देखकर बेंच ने इसे दायर करने वाले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR से सवाल जवाब करना चाहा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी वो वकील जो सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे को दायर करने और उसकी सुनवाई के लिए अधिकृत होता है। ताज़ा केस में AOR थे सीनियर वकील सोमा सुंदरम। जैसे ही बेंच ने AOR को पेश होने के लिए कहा, सोमा सुंदरम के सहयोगी जिन्हें के लिए पेश हुए नाम अधिवक्ता R नेदुमारन, और उन्होंने अदालत को बताया कि सोमा सुंदरम इस समय दिल्ली में नहीं है, अपने गांव गए हैं तमिलनाडु में। साथ ही वकीलों ने बेंच से कहा कि उनके गांव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो है, इसके चलते वो सुनवाई में ऑनलाइन भी पेश नहीं हो सकते। इसके बाद जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुई और एक आदेश पास हुआ कि अगली सुनवाई के दिन AOR अदालत में मौजूद रहें और तमिलनाडु यात्रा की अपनी टिकट भी अदालत में लेकर आए। सुनवाई की अगली तारीख तय हुई 1 अप्रैल यानी आज। 1 अप्रैल को सुनवाई शुरू हुई। AOR सोमा सुंदरम अदालत में अपने ट्रैवल टिकट्स के साथ हाजिर हुए। पिछली तारीख पर अपनी गैर मौजूदगी के लिए माफी मांगी और फिर शुरू हुई बहस। बार एंड बेंच नाम की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, हमने कागज पढ़े हैं, आप बिजी हैं और हम फ्री हैं क्या? ऐसे सुप्रीम कोर्ट चलती है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई हूं, मैंने ये कल्चर वहां नहीं देखा। हाई कोर्ट और जिला अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में काम कर रहे हैं और ये छोटी बात नहीं है। आम आदमी सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है, हम आपकी माफी स्वीकार नहीं करेंगे। जस्टिस त्रिवेदी आगे बोली, ये बस पूरे मामले की सतह है कि सुप्रीम कोर्ट में अफसोसजनक याचिकाएं दायर की जा रही हैं। इनकी वजह से अदालतें असल मुकदमे समय से नहीं सुन पाती। अदालत के वकील जिनके कंधों पर न्याय की जिम्मेदारी है, वो अनुचित किस्म की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और जब वो पकड़े जाते हैं तो माफी मांगकर बचने की कोशिश करते हैं। फिर जस्टिस त्रिवेदी ने याचिका के कंटेंट और मेरिट पर टिप्पणियां की और कहा कि याचिकाकर्ता और उनके वकीलों ने ये दायर कर न्याय में बाधा पहुंचाने की कोशिश की, लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है और अदालत की अवमानना के दायरे में आता है। इसके बाद कोर्टरूम में बेंच और वकीलों के बीच बहस शुरू हुई। वकीलों ने कहा, हमें अपना पॉइंट रखने दीजिए, बिना सुने हमारी भर्त्सना कैसे की जा सकती है? एक मौका तो दीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कंटेम्प्ट का सामना कर रहे हैं। दूसरे वकील बोले, आपको चाहिए था कि वो टिकट के साथ आए, तो वो टिकट के साथ अदालत आए हैं, खुद यहाँ मौजूद हैं, लिखित में अपनी सफाई दे सकते हैं। इस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी बोली, हमने अपना पॉइंट रख दिया, हमने केवल तथ्य सामने रखे हैं, समझना होगा कि हमने उन पर टिप्पणी क्यों की है। इस पर वकील बोले, जो बार एंड बेंच और लाइव लॉ दोनों ने इस मुद्दे पर पुष्टि भी की। क्या कहा उन्होंने कि इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग होगी। सीनियर वकीलों ने हमें सिखाया है कि हम विनीत रहें, लेकिन बस इस बिना पर आप वकीलों का करियर बर्बाद नहीं कर सकती हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, ये किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। आपने 20 पेज का आदेश दे दिया, ऐसे में वकील के पास बोलने के लिए क्या रह जाएगा? ये कैसे हो सकता है? आपने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की, देखे होंगे, लेकिन हम उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे। जस्टिस त्रिवेदी बोली, हम AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को नहीं जानते, हमने उन्हें कभी नहीं देखा। आप बताइए कि हम आदेश कैसे पास करें? ये इस देश की सबसे ऊंची अदालत में हो रहा है। इस पर वकील बोले, पूरा बार उनके पीछे खड़ा है। मैंने आपको बताया था वो गांव में है, आपने मेरा भरोसा नहीं किया, संदेह किया, मेरे 40 साल से ज़्यादा के सम्मान पर संदेह किया। इस मामले की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, लोग केस के बारे में पूछ रहे हैं जैसे किसी की मौत हो गई हो। जस्टिस त्रिवेदी बोली, ये सबको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसके बाद वकीलों ने विरोध किया। जस्टिस त्रिवेदी ने अपने आदेश में बदलाव किया और अदालत की अवमानना वाले पॉइंट से हाथ पीछे खींचे। इसके बाद उन्होंने एक और कमेंट किया, वकीलों से ही जज बनते हैं, वकीलों का स्तर जितना ऊंचा होगा जजों का स्तर उतना ऊंचा होगा। वकीलों को कहिए कि वो ज़्यादा जिम्मेदार बने। मुकदमे की अगली तारीख 9 अप्रैल मुकर्रर हुई।
आज की सुनवाई स्थगित हुई। कोर्ट का राउंड अप भी यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट की अगवानी की। चिले दक्षिण अमेरिका का एक देश है, हिंदी में हम इसे चिली बोल देते हैं, सही उच्चारण है चिले। मेसी के अर्जेंटीना का ये पड़ोसी है। उससे ध्यान आया कि मेसी और अर्जेंटीना की पूरी टीम केरल में फुटबॉल खेलने के लिए आने वाली है। बहरहाल चिले के राष्ट्रपति पहली बार 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं और पहली बार चिले का कोई राष्ट्रपति भारत के आधिकारिक दौरे पर आया है। पीएम मोदी ने भारत और चिले के संबंधों को बेहद मजबूत और जरूरी बताया और कहा दोनों देश मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में संभावनाएं तलाशेंगे। साथ ही भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अंतरिक्ष और रेल के क्षेत्र में चिले के साथ काम करने के लिए तैयार है। अंटार्कटिक क्षेत्र में प्रवेश द्वार के तौर पर भी हम इस देश को देखते हैं। उधर राष्ट्रपति बोरिक, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मेरे कंधों पर भारत चिले संबंधों को पहले से अधिक मजबूत बनाने की जिम्मेदारी है। हमने आर्थिक साझेदारी से जुड़े कुछ ज़रूरी समझौतों पर दस्तखत किए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं और ये भी कहता हूं कि भारत चिले पर भरोसा कर सकता है। अगली सुर्खी क्राइम से जुड़ी है। पादरी बजिंदर सिंह सोशल मीडिया पर वायरल होता है। ये किसी रील में आपने देखा होगा, कभी फर्जी ढंग से चमत्कार का दिखावा, कभी लोगों को मूर्ख बनाना, कभी मारपीट करना, कभी कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को अपने चमत्कारी ढंग से ठीक करने का फर्जी दावा। इसके कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं। 1 अप्रैल को पंजाब के मोहाली कोर्ट ने बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। 28 मार्च को उसे बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिया था जज विक्रांत कुमार ने और उसी मामले में आज सजा सुनाई गई। बजिंदर को आईपीसी की किन धाराओं के तहत सजा हुई? 376 यानी बलात्कार, 323 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 502 यानी आपराधिक धमकी। एक बात क्लियर कर दें, पुराने मामलों में अभी आईपीसी की धाराओं के तहत ही कार्रवाई होती है। अब जो नए मामले दर्ज हो रहे हैं वो बीएनएस के तहत हो रहे हैं। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड जो पुराना कानून था, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। सजा क्यों हुई? पीड़ित महिला ने शिकायत में कहा कि बजिंदर ने मदद के बहाने उसे घर बुलाया, रेप किया, वीडियो बनाया, विरोध करने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी। साल 2018 में ही दिल्ली एयरपोर्ट से बजिंदर को गिरफ्तार किया गया था, बाद में जमानत मिली और अब उसे सजा हुई है। पीड़िता के वकील अनिल सागर ने इस पर संतुष्टि जताई। ये जो जुर्म है ऐसे किसी बंदे के द्वारा जब किया जाता है तो उसकी एग्जाम्पलरी सजा होना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि सारे समाज को एक मैसेज जाए कि एक तरह से ऐसा घिनौना काम दोबारा से कोई करने की हिम्मत ना कर सके। तो वी आर सेटिस्फाइड विद द मीन क्वांटम ऑफ सेंटेंस, दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंटिल लास्ट ब्रेथ ही हैज टू स्टे बिहाइंड द बार्स। बजिंदर की कहानी, उस पर लगे आरोपों पर हमने लल्लन टॉप में विस्तार से शो किया था। अगर आपकी दिलचस्पी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगली सुर्खी में बात शेयर बाजार की। 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी औंधे मुंह गिरे। दोनों इंडेक्सेस में 1.5 से 2% की गिरावट। सेंसेक्स 1390 अंक टूटा और 76,024 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 353 अंक लुढ़के और 23,166 के आसपास ये बंद हुआ। मौजूदा कैलेंडर ईयर में शेयर मार्केट में ये दूसरी बड़ी गिरावट है। इससे पहले 28 फरवरी को सेंसेक्स 1000 अंक तक गिरा था। जानकार कहते हैं गिरावट की सबसे बड़ी वजह ट्रंप की धमकियां हैं और ये पूरी दुनिया में डर फैला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति 2 अप्रैल को भारी भरकम टैरिफ लगा सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर फिलहाल डरे हैं और शेयर बेच रहे हैं। तेल और गैस सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स के शेयरों में गिरावट है। आईटी, रियल्टी, बैंकिंग और दूसरे बड़ी वित्तीय शेयरों में 2 से 4% तक की। बाजार में आई गिरावट के चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की वैल्यू करीब 3.5 लाख करोड़ घटी है। ये निवेशकों का नुकसान है। जिन्होंने अपने गिरावट पर शेयर बेचे होंगे उनको ये नुकसान उठाना पड़ा होगा। अब पूरी दुनिया की नज़र कल के ट्रंप के ऐलान पर है, क्योंकि वो ग्लोबल फाइनेंशियल लीडर है और उसके फैसले पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। चौथी सुर्खी, देश में आज से कुछ बड़े बदलाव हुए हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए, इसलिए इस इन्फोग्राफिक पर नजर रखिए। इनकम टैक्स बेसिक छूट 3 लाख से बढ़कर 4 लाख, 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, सैलरी वाले कर्मचारियों को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, एफडी पर ब्याज से मिले 50,000 पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा। सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 1 लाख रुपए तक, अगर लिमिट पार होती है तो 10% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। 1 अप्रैल से ही नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के अंदर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो गई। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन का इंतजाम। इसके तहत 25 साल या उससे ज़्यादा समय तक नौकरी करने वालों को उनकी बेसिक सैलरी का जो आखिरी है बेसिक सैलरी, उसका आधा हिस्सा गारंटीड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
बेसिक सैलरी, इसके बारे में हमने आपको बताया। आज से हाईवे और एक्सप्रेसवे का सफ़र भी महंगा हुआ। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरें 4 से 5% तक बढ़ा दी हैं। नए रेट अपडेट कर दिए जाएंगे। अब सिलेंडर की बात। तेल और गैस की मार्केटिंग कंपनियों ने LPG के जो कमर्शियल सिलेंडर है उनकी कीमतें 41 रुपये घटाई हैं, लेकिन हम और आप अगर घर में घरेलू सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं इस्तेमाल करते हैं तो उसके दाम में बदलाव नहीं हुआ है। नेचुरल गैस के दाम 4% तक बढ़े हैं। इसके चलते आने वाले वक्त में CNG और PNG की कीमतें बढ़ सकती हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बिक्की डॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।